हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशीष क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये पहला वीडियो है मेंस प्रैक्टिस बैच का, जिसमें सबसे पहले आपको दिया है कॉमन एरर। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो। कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द IMF एक्सपेक्ट्स इंडिया टू ग्रो 8.2% दिस ईयर बट हैज़ फ्लैग्ड मल्टीपल रिस्क फैक्टर अहेड। एक बात बता दूं मैं आपको, मैंने पहले ही बताया था कि इस प्रैक्टिस बैच में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मिलेंगे और काफ़ी सारी नई संभावनाओं के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मिलेंगे। तो ये कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चंस मैंने नए लिए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर से लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। IMF एक्सपेक्ट करता है इंडिया टू ग्रो, कि भारत ग्रो करेगा किस दर पर, 8.2% दिस ईयर। ठीक है, इस साल इतना बढ़ेगा। लेकिन हैज़ फ्लैग्ड, अब ये हैज़ फ्लैग्ड भी इसी की वर्ब है। फ्लैग जो शब्द है इसका मतलब होता है मार्क या इंडिकेट। लिख लीजिएगा इस बात को, मार्क या इंडिकेट कहा जाता है किसको, फ्लैग को। चिन्हित करने को बोलते हैं क्या, फ्लैग्ड। अगर आप किसी चीज़ को अलग से आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं, चिन्हित करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, फ्लैग का। तो IMF एक्सपेक्ट करता है, IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये एक्सपेक्ट करता है कि भारत ग्रो करेगा 8.2% दिस ईयर। लेकिन IMF ने साथ में बहुत सारे रिस्क फैक्टर भी बताए हैं जो आगे आने वाले हैं, है ना। अहेड का मतलब आगे। आपको पता है कि मल्टीपल जो शब्द है इसका मतलब अनेकों होता है, ये एक की बात तो नहीं कर रहा। तो जब हमें पता है कि हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे फैक्टर नहीं होके क्या होना चाहिए था, फैक्टर्स। तो पहले में एरर हमने फाइंड आउट कर ली है, क्या एरर है। तीसरे पार्ट में है, क्या गलती थी, मल्टीपल को देखते हुए यहाँ पर फैक्टर नहीं हो सकता था, फैक्टर्स होना चाहिए था। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे शॉर्ट में आप WTO भी कह सकते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन एक सिंगुलर है, इस कारण से हैज लोवर्ड इसकी वर्ब है। इसने क्या किया है, इसने कम किया है किस चीज़ को, अपने 2022 के ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ फोरकास्ट को। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान, ठीक है। मर्चेंडाइज का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिसको बेचा और खरीदा जाता है, उसको हम मर्चेंडाइज बोलते हैं। तो इसने अपना जो वैश्विक वस्तुओं का व्यापार की जो ग्रोथ है, उसका जो फोरकास्ट है, उसको इसने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। कितना, यहाँ तक ले गया है। कहाँ से, 4.7% था पहले, अब इसने कहा है कि 3% ही रहेगा। 4.7% के बारे में कहा है प्रोजेक्टेड अर्लियर, ये पहले बताया गया था, प्रोजेक्ट किया गया था। तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन में एक वर्ड सीखा फ्लैग, वैसे ही आप यहाँ पे एक वर्ड सीखेंगे। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट करना। प्रोजेक्ट शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट करना। मीन्स प्रस्तुत करने को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट करना बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम किस पार्ट में है, 1 नंबर पार्ट में। क्या गलती है भाई, आपको ये समझिए कि ये जो इट्स है और इसी के साथ में इस इट्स को रखूं तो दोनों में कुछ फ़र्क है। ये जो इधर वाला इट्स है ना, ये इट इज का एब्रेविएशन है, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। जबकि ये वाला है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आपको चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव। WTO ने क्या किया है, अपना जो अनुमान था उसको कम कर दिया है। पहले इसका अनुमान था कि 4% रहेगा, अब 4.7% रहेगा, अब कह रहा 3%। तो अपना मतलब इसका पॉजेसिव चाहिए आपको, तो ये इट्स नहीं आएगा, क्या होना चाहिए, ITS, सीधा अपोस्ट्रोफे गलत है। पार्ट नंबर 1 में एरर है। दूसरे प्रश्न का आंसर हमने निकाल लिया, पार्ट नंबर 1 में एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 summons have been issued by the district court but he has not turned up yet। 3 समन्स का मतलब होता है जब कोर्ट किसी को बुलावा भेजता है। अब ये तो है नहीं कि कोर्ट आपको निमंत्रण पत्र देगा, कोर्ट समन जारी करता है उस व्यक्ति के लिए जो कि मान लीजिए अपराधी है, उसको कोर्ट में बुलाना है, तो उसके लिए समन्स जारी किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। तो समन्स जो होता है वो याद रखिएगा सिंगुलर है। समन्स कैसा शब्द है, सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या बनता है, समन्सेज बनता है। क्या बनता है, समन्सेज। ये ध्यान रखिएगा। तो चूंकि 3 समन्स भेजे गए तो ये समन्सेज होगा, समन्स नहीं होगा। 1 नंबर पार्ट में गलती है, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं कि 3 समन्सेज जारी किए गए। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखी है। बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसके द्वारा, जिला कोर्ट के द्वारा। बट ही हैज़ नॉट टर्न्ड अप येट, लेकिन अभी तक वो नहीं आया है। टर्न अप का मतलब अपीयर होना, अराइव होना, वो नहीं पहुंचा है,
ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इसमें गलती 1 नंबर पार्ट में है। क्या गलती बताई मैंने? समन्सेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा 3 समन्स की बात कर रहा है, समन्स सिंगुलर होता है, 3 की बात कर रहा है तो प्लूरल चाहिए, समन्सेज करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 4 और 5, नंबर 4, 5, ठीक है। देखो नंबर 4 में कह रहा है शी हैज़ कम हेयर टू डू ए मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। वह यहाँ पे आई है, किस लिए आई है? मास्टर डिग्री करने के लिए। किस फील्ड में? सोशल वर्क में, सामाजिक कार्य है उसके अंदर। याद रखिएगा हमेशा मास्टर डिग्री नहीं होता है भैया, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री करना पड़ेगा, मास्टर्स डिग्री, ठीक है। मास्टर्स डिग्री लिखेंगे, मास्टर डिग्री नहीं करेंगे। 2 नंबर पार्ट में गलती है, मास्टर डिग्री नहीं होता, मास्टर्स डिग्री होता है। नंबर 5 है ही येल्ड टू हर। येल का मतलब होता है शाउट करना। येल जो शब्द है इसका मतलब शाउट। जो मैं लिखवा रहा हूं वो नोट करते चलना, क्योंकि कहीं पर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में, उसको हर तरीके से आपको तैयार रहना है। ही येल्ड टू हर एंड शी हैस्टिली रिट्रीटेड। रिट्रीट क्या होता है? एडवांस का ऑपोजिट है। एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, रिट्रीट का मतलब पीछे जाना। तो ये इसका जो मीनिंग है वो तो मूव बैक होता है, पीछे हटना, और ये इसका एंटोनिम है एडवांस। हैस्टिली का जल्दी से। येल जो शब्द है शाउट करने को बोलते हैं, चिल्लाने को। जब आप किसी पर चिल्लाते हो तो उसके लिए टू नहीं लगता है, क्या लगता है? एट। ही येल्ड एट हर, ठीक है। वह उस पर चिल्लाया और वह जल्दी से पीछे हट गई, ये इसका मतलब है। तो हमने 5 कॉमन एरर के क्वेश्चन आज के इस सेशन के डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी है किसकी? सिनोनिम्स की। तो आइए सिनोनिम्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस स्लाइड में है, आगे फिर अगली स्लाइड में देखेंगे। टर्न आउट क्या होता है? टर्न आउट का मतलब होता है हैपन। एक तो हमने टर्न अप देखा था, टर्न अप का मतलब क्या था? अराइव होना, पहुंचना, वो भी याद रखिए। टर्न आउट क्या है? हैपन होना, घटित होना। आप इसे अकर भी कह सकते हो, आप इसे हैपन भी कह सकते हो। आपका आंसर तो आ गया। प्रेजेंट का उपस्थित होना, रिजेक्ट का ठुकराना, स्टॉप का रुकना, ठीक है। अगला है स्टेम। स्टेम अगर वर्ब के रूप में, वैसे स्टेम होता है तना होता है, पेड़ का तने को बोलते हैं स्टेम, लेकिन जब आप इसे वर्ब के रूप में लेते हैं तो इसका मतलब होता है स्टॉप, रोकना। क्या मतलब होता है? स्टॉप। एक बात और याद रखना, स्टेम के साथ में जब फ्रॉम लगता है, क्या लगता है स्टेम के साथ में? फ्रॉम। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओरिजिनेट फ्रॉम। जब स्टेम के साथ में फ्रॉम लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? ओरिजिनेट फ्रॉम, मतलब कहीं से उद्ग्रहित होना, कहीं से उद्गम होना, कहीं से निकल कर आना, उसको बोलते हैं। तो जब ये ओरिजिनेट होता तो हम कर देते, लेकिन मैंने तो यहाँ ओरिजिनल ऑप्शन ले लिया। ओरिजिनल एक अलग चीज़ है, ओरिजिनेट वर्ब होती है, ओरिजिनल वर्ब नहीं है, इसलिए हम नहीं लेंगे। इसका आंसर करेंगे स्टॉप। स्टार्ट का शुरू करना, गिव अप का छोड़ना, त्यागना, ये सब होता है। तो 7th क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट पे आओ सब। नेक्स्ट पे है पैग। ये वो वाला पैग नहीं है, पैग जो शराब पार्टी में पैग बनते हैं वो पैग नहीं है। पैग वर्ब है, इसका मतलब होता है एक लिमिट लगाना। अगर आपने फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़े हों तो वहाँ पे पैग शब्द का यूज़ किया जाता है जब आप एक कीमत निर्धारित करते हैं, एक दर निर्धारित करते हैं, लिमिट लगाते हैं, फिक्स करते हैं, उसे कहते हैं पैग। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, फिक्स। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट का मतलब राशि होती है, मात्रा होती है। प्लेसिड क्या होता है? प्लेसिड का मतलब होता है शांत, तो इसे आप काम कहते हैं, शांत, ठीक है। फ्लैसिड क्या होता है? ये सॉफ्ट एंड लूज होता है। जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हों वो नोट करते चलिएगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सॉफ्ट एंड लूज, ये है फ्लैसिड। तो फ्लैसिड का मतलब सॉफ्ट एंड लूज है, ढीला ढाला है ना। और प्लेसिड का मतलब काम है, शांत है। फिक्स या लिमिट, इसे मैं लिमिट भी कह सकता हूँ, इसे मैं फिक्स भी कह सकता हूँ। तो याद रखना पैग का मतलब फिक्स या लिमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या प्रश्न है? मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है दर्शाना। मैनिफेस्ट का मतलब होता है डिस्प्ले करना, शो करना, दर्शाना। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले कह दें या शो कर दें, प्रदर्शित करना, दर्शाना, दिखाना, इसके लिए मैनिफेस्ट शब्द का प्रयोग होता है। टर्न क्या है? टर्न का मोड़ना है। मेकशिफ्ट क्या है? जुगाड़ होता है। इसे आप हिंदी में ही याद रख लें, कोई दिक्कत नहीं। जुगाड़, जुगाड़ समझते हो? एक प्रकार का एडजस्टमेंट है। आप किसी चीज़ का मतलब आपको एक, जैसे मान लीजिए मुझे लिखने के लिए चाहिए पेन,
अब मेरे पास मान लीजिए पेन नहीं है, अब मैं जुगाड़ के रूप में अंगुली से ही यहाँ पे लिख दूँ, है ना, तो ये है जुगाड़, ये मैंने एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की है, तो ये है मेकशिफ्ट। रिनाउंस क्या होता है? रिनाउंस का छोड़ना होता है, अबेंडन होता है, छोड़ना या त्यागने को बोलते हैं क्या? रिनाउंस। नंबर 10 सिनोनिम से चल रहे हैं। नंबर 10 में गाइल है। गाइल का मतलब क्या होता है? गाइल का मतलब होता है चालाक, चालाकी, है ना, चालाकी को बोलते हैं गाइल। तो इसको आप क्राफ्टीनेस या कनिंगनेस बोल सकते हो, कनिंगनेस या क्राफ्टीनेस, चालाकी क्या होता है? कनिंगनेस या क्राफ्टीनेस, कनिंगनेस या क्राफ्टीनेस, चालाकी को क्या बोलते हैं? गाइल। तो यहाँ पे जो शब्द है इसका सिनोनिम, उपयुक्त सिनोनिम होगा शिकेनरी। शिकेनरी का मतलब भी चालाकी, धोखा, ये शब्द होता है ना। शिकेनरी की स्पेलिंग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शिकेनरी की स्पेलिंग याद रखिएगा, CHICANERY, CHICANERY याद रखना। शिकेनरी की स्पेलिंग पूछ सकते हैं आपसे परीक्षा में। ग्रज क्या होता है? ग्रज का मतलब रैंकर है, रैंकर। जरा अंदाज़ा लगाओ कि मैं जो वर्ड लिख रहा हूँ उसका मीनिंग आपको पता लग रहा है क्या? आप इसको पिक कह सकते हो, PIQUE, है ना। आप इसे रिजेंटमेंट कह सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई वर्ड पता हो, आपने तैयारी करते हुए इन वर्ड्स को देखा हो, तो ये होता है क्रोध, नाराज़गी, असंतोष। जब किसी चीज़ को लेकर मन में आपके क्रोध है, नाराज़गी है, असंतोश है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रज कहते हैं, ठीक है। ऑनेस्ट, ईमानदार होता है। चार्मिंग का मतलब अट्रैक्टिव होता है, एल्योरिंग होता है, आकर्षक को बोलते हैं चार्मिंग, या फैसिनेटिंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी वर्ड का जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस पेपर से गुजरते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्ड जिसका मीनिंग आपको निकालना है बस वो निकाला और आगे बढ़ गए। हमें पीछे जो 3 वर्ड्स बचे हैं उनका सभी का मीनिंग पता होना चाहिए, कि क्योंकि हो सकता है परीक्षा में उन 3 में से कुछ पूछ लिया जाए। ये आप हैबिट बनाइए। आपका आंसर है शिकनरी आएगा, चालाकी को बोलते हैं, ठीक है। अभी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बारी है। हमने अभी 2 सेक्शंस कवर किए हैं। एक हमने देखा कॉमन एरर के क्वेश्चंस, अभी हम बात कर रहे हैं किसके? बात कर रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। आओ साहब, ईडियम्स एंड फ्रेजेस इन द डॉग हाउस। इन द डॉग हाउस का मतलब क्या है? इन ट्रबल को बोलते हैं इन द डॉग हाउस। मान लीजिए डॉग हाउस, और डॉग का मतलब कुत्ता होता है। कुत्तों के घर में, इसका मतलब वो सारे दिन बस अव्यवस्था रखेंगे, उनके बीच में कोई जाके फंसेगा, वो लगातार बार्क करेंगे, भौंकेंगे। तो आप अगर उनके बीच में पाएंगे अपने आप को, तो आप मुसीबत में पाएंगे। हो सकता है कि कुत्ता वो काट ले। ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, एसोसिएट करके याद कर सकते हैं। इन ट्रबल इसका मतलब होता है। इन अ डिलेमा क्या होता है? दुविधा में होना होता है। इसे आप इन अ फिक्स भी कह सकते हो, इसे आप इन अ फिक्स भी कह सकते हो। इन अ डिलेमा का मतलब क्या होता है? इन अ फिक्स, ठीक है। याद रखने वाली बात इसमें यह भी है कि डिलेमा से पहले ए लगता है, फिक्स में भी ए लगता है। ये बात काम की है, कहीं पर आपसे पूछी जा सकती है। दुविधा में होने को बोलते हैं। व्हेन यू आर नॉट सर्टेन व्हाट टू डू, इट मीन्स यू आर इन अ डिलेमा, यू आर इन अ फिक्स। इन डेट का मतलब कर्ज में होना होता है, कर्जे में होना। इन पीस का मतलब शांति में होना, ठीक है। नेक्स्ट है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ब्लिंक का मतलब आंख झपकने को बोलते हैं, झपकते हैं आंखों को ऐसे, उसको बोलते हैं ब्लिंक करना। तो आंखों के झपकते ही, मान लीजिए हम कहें कि भी लाइट चालू हो जाती है, मैं स्विच ऑन करूंगा तो लाइट ऑन हो जाएगी, स्विच ऑफ करूंगा लाइट बंद हो जाएगी, और पलक झपकने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम स्विच को ऑन ऑफ करने में, लाइट जलने लाइट बंद होने में लगता है। तो इसका मतलब बहुत जल्दी से, इसलिए यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आएगा वेरी क्विकली, ठीक है। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब क्या हो गया? वेरी क्विकली। नेक्स्ट पे आइए, इन द फेस ऑफ। इन द फेस ऑफ का मतलब, ये काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द फेस ऑफ का मतलब है डेस्पाइट, के बावजूद। इन द फेस ऑफ का मतलब के बावजूद। जैसे मैं कहूँ इन द फेस ऑफ हैवी रेन, भारी बारिश के बावजूद ही वेंट आउटसाइड, वह बाहर गया, ठीक है। इन द फेस ऑफ हेक्टिक शेड्यूल, बहुत ही व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद ही अटेंडेड द सेरेमनी, उसने सेरेमनी अटेंड की। इस प्रकार से इन द फेस ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद। एक काम की बात यहाँ पे है ग्लेरिंग। ग्लेरिंग का मतलब होता है ऑब्वियस, स्पष्ट को बोलते हैं ग्लेरिंग।
स्पष्ट, ऑब्वियस। ठीक है, तो ये हुआ 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है नॉट फॉर नथिंग। भी नथिंग, नॉट फॉर नथिंग, आपने कोई भी काम किया, वो कुछ भी नहीं मिले ऐसे ही कर दिया। नॉट मतलब नहीं, फॉर मतलब के लिए, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। तो आपने कोई काम किया, कुछ भी नहीं है ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं है। तो नथिंग के लिए नहीं किया है, जो भी आपने किया है ना वो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात है इसलिए किया है। आपने कोई ऐसे ही नहीं कर दिया, एवे ही नहीं कर दिया, ऐसे इसका अर्थ निकालना है। तो इसका जो मीनिंग है वो है फॉर ए वेरी गुड रीज़न, फॉर अ वेरी गुड रीज़न, बहुत ही अच्छे कारण के लिए, फॉर अ वेरी गुड रीज़न। हो सकता है नया हो आपके लिए। निग्नोग जो शब्द है इसका मतलब फूल होता है। निग्नोग से मतलब होता है फूल, मूर्ख को बोलते हैं निग्नोग। ठीक है जी। अगला है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, क्लोज टेस्ट करना है। तो क्लोज टेस्ट की बारी है। देखिए क्लोज टेस्ट में पढ़िए, देखिए इसको एक बार पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, अपनी इस रिपोर्ट में आईएमएफ ने हैज डैश ग्लोबल ग्रोथ होप्स, इसने वैश्विक जो वृद्धि की संभावनाएं हैं, होप्स हैं, आशाएं हैं, उसको ऐसे कर दिया है। अब यहाँ क्या आएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप आगे वाली लाइन नहीं पढ़ते हैं। कह रहा है कि भाई 2022 के लिए पहले 4.4% प्रोजेक्ट किया गया था। प्रोजेक्ट हमने देखा था पहले ही, प्रस्तुत करना होता है, हमने पीछे 2 स्लाइड्स पहले देखा था। प्रोजेक्ट का मतलब प्रस्तुत करना है, तो ये भी प्रस्तुत करना ही है। ठीक है, तो अपनी लेटेस्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसमें आईएमएफ ने क्या किया, आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ होप्स जो हैं, जो वैश्विक वृद्धि की आशाएं हैं, उनको 2022 के लिए 4.4% से, पहले जनवरी में कहा था 4.4% रहेगी ग्रोथ रेट, लेकिन अभी इसने क्या कर दिया है 3.6% कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने क्या किया है, 4.4 से 3.6% हो रहा है। तो सोचिए, देखिए बड़ी कॉमन सी बात है कि यहाँ बढ़ाया तो नहीं है, घटाया है। बढ़ाया नहीं है, घटाया है, क्योंकि जनवरी में 4.4% था, अभी आप 3.6% कर रहे हो, तो घटाया है। इसका मतलब हाइक नहीं आएगा। हाइक का मतलब तो क्या होता है, इंक्रीज करना होता है। घटाने के लिए आपके पास 2 शब्द हैं, एक पेयर है और एक लेसन है। ठीक है, स्लिप शॉट जो शब्द होता है इसका मतलब केयरलेस होता है। स्लिप शॉट का मतलब होता है केयरलेस, लापरवाह को बोलते हैं। कम करने के लिए मैंने बताया कि पेयर्ड है या लेसन है, लेकिन आप देखिए हैज दे रखा है यहाँ पे। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, इसका मतलब ये ऑप्शन गया, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है आपको। ठीक है, तो हर लिहाज से आप देखेंगे तो आपका आंसर आएगा पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब कम करना है, रिड्यूस करना है, मिटिगेट करना है, डिमिनिश करना है। तो पहले 15th जो ब्लैंक है उसका जो आपका आंसर होगा वो पेयर्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हो गई कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ होप्स जो है 2022 के लिए वो 4.4% से कम करके कर दी है 3.6%। इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट किया है ना, और यहाँ जाके एंड किया। 16th की बात कर रहा हूँ। तो जब आप कहते हो कि शुरुआत करते हैं तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, तो और इसके साथ में एक जोड़े के रूप में इसका टू आता है। शुरुआत करते हो तो फ्रॉम लगता है, अंत करते हो तो टू लगता है। तो यहाँ पे टू लग जाएगा, फ्रॉम और टू। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम और उसके बाद लग जाएगा टू जस्ट 3.6%। तो यहाँ पे आपका आंसर 16th में क्या आ जाएगा, टू। ठीक है भाई, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 17, इसी के आगे बढ़ना है। ए शार्प डिक्लाइन, ये बहुत बड़ी गिरावट है। डिक्लाइन का मतलब गिरावट होती है। फ्रॉम द एस्टीमेट ऑफ 6.1% ऑफ 2021, भी 2021 में तो आपने एस्टीमेट रखा था। एस्टीमेट क्या होता है, एक प्रकार का रफ आइडिया, आपने गैस लगाया है, आपने अनुमान लगाया है। आपने कहा था 2021 में कि 6.1% रहेगा, उससे तो आपने बहुत ज़्यादा गिरावट कर दी, 3.6% पे लेके आ गए। द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन है सिग्निफिकेंटली, जो आक्रमण हुआ है, हमला हुआ है यूक्रेन पर रशिया के द्वारा, उसने सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज़्यादा, ये जो वर्ड है सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है कंसीडरेबली। क्या मतलब है, कंसीडरेबली मतलब बहुत ज़्यादा को बोलते हैं सिग्निफिकेंटली। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हिंदी में लिख देता हूँ, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कह रहा है क्या, द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन है सिग्निफिकेंटली डैश पोस्ट कोविड रिकवरी डैश। तो जो यूक्रेन का जो हमला है, मतलब यूक्रेन पर जो हमला हुआ है,
उसने बहुत ज़्यादा पोस्ट कोविड रिकवरी को किया है। पोस्ट कोविड का मतलब एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। पोस्ट का मतलब बाद में, प्री का मतलब पहले। तो कोविड के बाद में, कोविड जो महामारी आई उसके बाद जो रिकवरी होनी थी उसको इसने बहुत ज़्यादा कर दिया। क्या कर दिया? सिग्निफिकेंटली। फिर रिकवरी, अब सीधी सी बात है कि हमला हुआ है तो कोविड के बाद रिकवरी की एक संभावना थी कि कोविड ठीक है, थोड़ा बहुत अब संभल गई है दुनिया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इम्प्रूव कर लिया है, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में हैं, तो ऐसी आशा लगाई थी कि सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन फिर ये हमला हो गया, रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, नकारात्मक असर डालेगा। नकारात्मक असर डालेगा तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? डैम्पेन। क्योंकि ये देखो पॉजिटिव है इंक्रीज्ड और एनकरेज्ड भी पॉजिटिव है। ड्रॉव है, इसका अर्थ निकलेगा नहीं, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रॉव है, ठीक है। तो इसका डैम्पेन हो जाएगा। डैम्पेन का हतोत्साहित करना, गिरावट लाना, कमी कर देना, इसके लिए यूज़ किया गया है। एनकरेज का ऑपोजिट के रूप में है ये। तो ये जो इन्वेजन हुआ यूक्रेन वाला, इसने क्या किया? डैम्पेन कर दिया पोस्ट कोविड रिकवरी को। कोविड के बाद जो रिकवरी होनी थी उसको इसने कम कर दिया, धराशायी कर दिया, है ना, हतोत्साहित कर दिया। रिकवरी की क्या, अब रिकवरी के बाद में क्या आएगा? रिकवरी के जो भी संभावनाएं थी, रिकवरी की जो भी संभावनाएं थी उनको इसने ऐसा कर दिया। तो संभावनाओं के लिए एक वर्ड दे रखा है प्रोस्पेक्ट्स। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति। सैंग्विन जो शब्द है इसका मतलब ऑप्टिमिस्ट होता है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब आशावादी होता है। वन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। जो व्यक्ति किसी चीज़ के ब्राइटर साइड को देखता है, किसी चीज़ के चमकीले पार्ट को देखता है, मीन्स हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखता है, उस व्यक्ति को हम सैंग्विन भी कह सकते हैं, तो उसे आप ऑप्टिमिस्ट भी कह सकते हैं। तो एक नया वर्ड आप इस डिक्शनरी में जोड़िए अपने, ये वर्ड को नोट कर लीजिएगा। प्रोस्पेक्ट्स का संभावना होता है, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि कोविड के बाद रिकवरी की जो संभावनाएं थी उसको इसने डैम्पेन कर दिया, ठीक है भाई। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमारे सारे आंसर्स आ गए हैं। यही अप्रोच आपको एग्जाम में रखनी है। जब प्रश्न के आंसर निकल जाएं तो पूरा पढ़कर टाइम वेस्ट ना करें। अगले में आइए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताने हैं 19 और 20 में। देखिए, हाईरार्की एक शब्द होता है। हाईरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम। एक स्ट्रेटा होती है, एक व्यवस्था होती है, एक लेवल होता है, एक सबसे नीचे का पद, उसके ऊपर का पद, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे एक व्यवस्था होती है, उसको हम बोलते हैं, सोसाइटी के अंदर व्यवस्था को हाईरार्की बोलते हैं। हाईरार्की की स्पेलिंग देखिए क्या है, HIERARCHY, ये आपका आंसर होगा। पहले HIE आएगा, हाई, ठीक है, RARCHY, हाईरार्की, हाईरार्की, ठीक है, HIERARCHY, ये आएगा आंसर 1 नंबर। दूसरा है एग्जेजरेट। एग्जेजरेट का मतलब होता है अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बात को बोलना, ओवर मतलब कह सकते ओवर स्टेट करना। एक प्रकार से इसे आप क्या कहेंगे? ओवर स्टेट। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बोलने को, बढ़ा चढ़ाकर बोलने को एग्जेजरेट करना बोलते हैं, ओवर स्टेट करना बोलते हैं, ठीक है भाई। तो एग्जेजरेट की स्पेलिंग में EXA आएगा, डबल G आएगा। एक तो ये ध्यान रखना, सिंगल G है, इसमें भी सिंगल G है ना, डबल G, फिर E आएगा। तो ये वाली स्पेलिंग सही है, इसमें E आ रहा है, यहाँ पे इसने A ले दिया तो ये गलत है। तो एग्जेजरेट की स्पेलिंग होगी 3 नंबर में सही। एग्जेजरेट, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो ये आपके मिस स्पेल्ड वर्ड्स थे। पैसिव वॉइस करना है। पैसिव वॉइस ऑप्शन से होने चाहिए। मैं आपको साथ साथ में ये भी सिखाऊंगा, केवल आंसर बता ही नहीं रहा मैं आपको कि भाई इतने ऐसे ऐसे आंसर निकल रहे हैं इनके, ये आंसर्स हैं, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। बस तरीका सीखना है मेरे साथ साथ कि हम कैसे प्रैक्टिस करें कि हमें कम समय में मैक्सिमम मार्क्स हम अर्जित करें, अधिक से अधिक हमारा स्कोर हो। तो वॉइस को आप याद रखिएगा, ऑप्शन से ही करना है। क्या करना है? इज नोन दे रखा है, आपको पता है बी के साथ थर्ड फॉर्म, ये बी का रूप है ना, और ये थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। बी के साथ थर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होती है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को चेंज किस में करना है? एक्टिव में। एक्टिव में चेंज करना है, आपको ये पता होना चाहिए। इजेमआर के साथ थर्ड फॉर्म है, वो पैसिव है, तो इजेमआर का एक्टिव बनेगा तो फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म को चेंज किस में करते हैं? इजेमआर में। फर्स्ट फॉर्म कहाँ है वो देखो, यहाँ इज नोन है, यहाँ सेकेंड फॉर्म न्यू है, यहाँ इज नोइंग है, नो के साथ तो वैसे भी ING लगेगा। फर्स्ट फॉर्म नोज है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक डिलीवर्ड द पैकेट एट द एड्रेस गिवन बाय अमित।
अशोक ने पैकेट जो एड्रेस दिया गया था अमित के द्वारा उसको डिलीवर कर दिया। यहाँ देखिए डिलीवर्ड सेकंड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस का वाक्य है, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं वॉज वर में, ये आपको ध्यान होना चाहिए। वॉज वर में चेंज करेंगे तो आप देखें वॉज वर कहाँ है, यहाँ हैड बीन है, काट दो, ठीक है। यहाँ वॉज है, यहाँ वॉज बीइंग कर दिया, बीइंग तब लगाते हैं जब आईएनजी होता है सेंटेंस में। यहाँ बीन है, वॉज के साथ बीन नहीं आता है जब भी हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर एच होता है, हैज़ है वो हैड, मॉडल के साथ में है वो तभी बीन लगाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। पूरा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। आगे आइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में प्रश्न क्या है ढंग से पढ़िएगा। अ फर्नेस फॉर बर्निंग एंड बेकिंग ब्रिक्स पोर्ट्स एट्सेट्रा। फर्नेस का मतलब भट्टी होती है, एक भट्टी किसके लिए, बर्निंग एंड बेकिंग ब्रिक्स, बर्निंग जलाने के लिए, बेक सेकने के लिए, ब्रिक्स पोर्ट्स एट्सेट्रा, इसको बोलते हैं किल्न। ऐसी भट्टी जिसमें कि बर्न और बेक करते हैं ब्रिक्स को, पोर्ट्स को, इनको बोलते हैं किल्न। लायर का मतलब होता है झूठा। लीज जो शब्द है इसका मतलब पट्टे पर कोई चीज़ देना या लेना। जैसे आपने कोई ज़मीन है, जगह है, वो आपने एक निश्चित समयावधि के लिए किराए पर ले ली, उसको लीज पर लेना बोलते हैं, ठीक है भाई। इंजीनियस है, ये क्लेवर होता है, चतुर को बोलते हैं, चालाक को बोलते हैं, स्किल्ड को बोलते हैं, कुशल हो, दक्ष हो, चतुर हो, चालाक हो, इंटेलिजेंट हो, उसे इंजीनियस कहा जाता है। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है, याद रखिएगा। जीनियस की स्पेलिंग में इसमें इन जोड़ा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है स्पेलिंग। अगला पूछा है एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धावस्था है जब कोई व्यक्ति मूर्खों की तरह बिहेव करता है। यहाँ 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज आप रहेंगे। पहले तो आप देखिए, बाकी के 2 ऑप्शन चर्चा करते हैं। सुपर एनिवेशन का मतलब है रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति जो होती है और खास करके पेंशन जब मिलती है सेवानिवृत्ति के साथ, उसको हम सुपर एनिवेशन कहते हैं, ठीक है। सेवानिवृत्ति, और सेवानिवृत्ति भी कैसी, जिसमें पेंशन साथ में मिले, उसे हम कहते हैं क्या, सुपर एनिवेशन। इम्बेसिलिटी जो शब्द है इसका मतलब मूर्खता होता है, स्टुपिडिटी होती है, स्टुपिडिटी कह सकते हो, फॉली कह सकते हो, ठीक है ना। मूर्खता को बोलते हैं इम्बेसिलिटी। अब 2 शब्द हैं, डोटेज और सीनिलिटी, याद रखिएगा। दोनों एक जैसी सी चीज़ें हैं, बस आपको अगर एक्सट्रीम ओल्ड एज पूछा है, आपको वो आयु काल पूछा है जब व्यक्ति मूर्खों की तरह बिहेव करता है, तो उसको डोटेज कहेंगे, ये आपका आंसर होगा। सीनिलिटी का मतलब क्या है, सठियाना। सठियाना जो होता है, जैसे कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया और उसकी मेंटल एबिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो गई, वो मतलब बोलता क्या है, सोचता क्या है ना, एकदम से आदतें, इसेंट्रिक आदतें हो गई, ओल्ड आदतें हो गई, उसको हम बोलते हैं क्या, मेंटल कंडीशन जो है डिक्लाइन हो जाती है, उसको सीनिलिटी बोलते हैं। सिनाइल वो व्यक्ति कहलाता है। डोटेज जो है वो ओल्ड एज को बोलते हैं, इसलिए डोटेज कहेंगे। 25 है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसी चीज़ जिसको कि आप करेक्ट नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। ठीक नहीं कर सकते उसको बोलेंगे इनकरेजिबल। जिस चीज़ को ठीक ना किया जा सके उसे इनकरेजिबल। याद रखना, यहाँ पे याद रखने तरीका ये है कि करेक्ट की स्पेलिंग में देखो RRECT आता है, ये RR यहाँ भी है, तो इससे आप याद रखना इसको। इनडेलिबल का मतलब है जिसे मिटाया ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी डिलीटेड, कैंट बी डिलीटेड, जिसे मिटाया ना जा सके उसे कहते हैं इनडेलिबल। अनइंटेलिजिबल, जिसे समझा ना जा सके, ठीक है, जिसे समझा ना जा सके, अंडरस्टैंड ना हो सके वो। एलिजिबल का मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके, कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा न जा सके अच्छे तरीके से, मुश्किल हो पढ़ना, उसे कहते हैं एलिजिबल, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 में बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, नरेशन करना है आपको। सोक्रेट्स सेड वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। अब नरेशन और वॉइस दोनों ही, और एक PQRS का सेगमेंट आता है जो आप सेंटेंस अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, पैराजंबल बोलते हैं, उसके अंदर भी आपको ये ऑप्शन से ही करना है। ये सब चीज़ें देखो, वॉइस, नरेशन, पैराजंबल, ये बहुत ही स्कोरिंग है। आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आपको अर्जित करना है तो इन 3 सेगमेंट पर बहुत अच्छा कंट्रोल आपका होना चाहिए। ये मैं कहूँ कि SSC के अतिरिक्त यहाँ NDA CDS में भी बेहद बेहद इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है, वहाँ पे भी ऐसे ही पूछते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो सोक्रेट्स सेज वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, पहली बात तो ये जो दे रखा है आपको, तो ये
एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है। जो ट्रूथ होता है, फैक्ट होता है, वो चेंज नहीं होता, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जब चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब वॉज नहीं आएगा इज का, और हैड तो आएगा ही नहीं, ठीक है। बचे ये दो। अब आप इनको मैच कर लो। सोक्रेट्स सेज सेड, जबकि यहाँ सेड है प्रश्न में तो सेड ही आएगा, सेज नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। ऐसे ऑप्शन से ही अप्रोच करना है नरेशन को भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 था। 27 पे आइए। ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। उसने इंटरव्यूअर से पूछा। अब यहाँ पे एक्चुअल में तो देखो आपको लास्ट में दिखेगा, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, ये अंत में तो आपको दिख के ऐसे कंफ्यूज करेगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन एक्चुअल में ये इंटेरोगेटिव है नहीं, क्योंकि ये प्रश्न तो पूछ नहीं रहा। ये तो सीधा है कि प्रश्न रिपीट करिए भाई। ये तो प्लीज़ दे के पोलाइट रिक्वेस्ट दे रखी है आपको, तो थोड़ा समझना है इसको। अब देखिए, और आपको यही पता है कि अगर ये प्रश्न वाला सेंटेंस होता, ये इंटेरोगेटिव होता, तो रिक्वेस्टेड तो नहीं आता, जबकि आप देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में रिक्वेस्टेड दे रखा है। रिक्वेस्टेड दिया है तो रिक्वेस्टेड इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में टू लगाते हैं। तो यहाँ देखिए इफ लगा रखा है, यहाँ इफ लगा रखा है, तो एक तो ये काट दो और एक ये काट दो, बचे ये दो ऑप्शंस। यहाँ देखिए इसने प्लीज को रिपीट कर दिया, प्लीज जबकि हट जाता है क्वेश्चन से, आपका आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा 3, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 है इसके नीचे, ये भी आपका पैसिव नरेशन का ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे करोगे। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन लगा रखा है, कहीं पर भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। आपको बदलना किस में है? डायरेक्ट में। कौन सा स्पीच है ये? इनडायरेक्ट है। बदलना किस में है? डायरेक्ट में। तो एक तो ये गायब हो जाएगा, दैट सीधी सी बात है, कंजंक्शन ही लगता है ना। और दूसरी बात, यहाँ पे इसने वुड किया है तो वुड का विल या शैल हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ तो वुड दे रखा है इसने, ये काट दो। यहाँ दे रखा है कैन, ये काट दो। अब या तो आंसर ये आएगा या फिर ये आएगा। अब ऐसे दो ऑप्शन हो तो इसके लिए आपको मैच करने हैं दोनों ऑप्शन साथ साथ में। तो द प्राइम मिनिस्टर सेड, यहाँ भी है द प्राइम मिनिस्टर सेड, वी शैल नॉट अलाउ एनी वन टू डिस्टर्ब द पीस, और यहाँ कह रहा है नो वन विल डिस्टर्ब द पीस, जबकि क्या कह रखा है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नो वन वुड बी अलाउड। ये पैसिव दे रखा है, नो वन वुड बी अलाउड, इसका मतलब कोई ना कोई अलाउ नहीं करेगा, यही तो है। तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, ये कहना चाह रहा है। ये पैसिव है बी के साथ थर्ड फॉर्म, जबकि ये इसने एक्टिव बना रखा है ना, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो आपका आंसर इससे आ जाएगा, इसने इसका पैसिव बनाया हुआ था 1 नंबर में, इसका पैसिव करके ये किया। तो इन 4 ऑप्शन में सही आंसर आपका 1 नंबर होगा, वी शैल नॉट अलाउ एनी वन टू डिस्टर्ब द पीस। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। देखिए बेहद आसानी से हम क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं, यही अप्रोच आपकी होनी चाहिए एग्जाम में। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, गूगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स। गूगल जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन्स में से एक है। इट इज़ डैश बाय द इंटरनेट यूजर्स, यह इंटरनेट यूजर्स के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? देखिए टेस्टेड, टेस्ट का जाँच करना। क्या इंटरनेट यूज़र गूगल की जाँच करते हैं? नहीं करते हैं। इफेक्ट का मतलब होता है ब्रिंग अबाउट, जब इफेक्ट क्रिया के रूप में आता है तो इसका मतलब ब्रिंग अबाउट है, मतलब घटित होना, घटित होने को बोलते हैं, कोज टू हैपन को बोलते हैं, घटित होने का कारण बनना होता है। ब्रिंग अबाउट कह सकते हो, कोज टू हैपन कर सकते हो। घटित होने का कारण बनना कहलाता है क्या? इफेक्टेड। जब इफेक्ट वर्ब के रूप में है, नाउन के रूप में पता ही ये प्रभाव होता है। फिर एग्जामिन, जांच करना है, तो जांच करना टेस्ट भी नहीं तो एग्जामिन भी नहीं। यूटिलाइज हो जाएगा, यूज़ करना हो जाएगा। इसका इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट यूजर्स, 1 नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पे आइए, जैन इज अनॉयड डैश मी। तो जैन इज अनॉयड, अनॉयड और ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये पैसिव दे रखा है इसके साथ अनॉयड, और इसका क्या करोगे आप? वैसे ये एडजेक्टिव बन रहा है अनॉयड, यहाँ पे विद मी आएगा। अनॉयड विद समबडी होता है, किसी से नाराज अगर आप हैं तो आप करेंगे विद, और किसी बात पर आप नाराज हैं तो आप करेंगे अनॉयड एट समथिंग। जब आप किसी बात से नाराज हैं तो आप एट करिए, किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो आप विद करिए। यही ऐसे होता, जैन इज अनॉयड विद माई बिहेवियर, तो विद नहीं आता, फिर एट माई बिहेवियर होता।
है ना, ये व्यक्ति है, इस कारण से विद होगा, तो आपका आंसर है 2 नंबर। 31 कह रहा है सम पीपल डैश देमसेल्स इनटू बिलीविंग दैट दे आर इंडिस्पेंसिबल टू द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है कि अपरिहार्य हैं, बहुत ज़रूरी हैं, इनके बिना काम चलेगा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, डैश देमसेल्स, वो अपने आप को ऐसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिनके लिए वो काम करते हैं, उसके लिए बहुत ही अपरिहार्य एक अभिन्न अंग है, इनको हटाने से कंपनी चलेगी नहीं, संस्था चलेगी नहीं, ऐसा इनको हो जाता है। कीप जो होता है ना, कीप के साथ रिफ्लेक्सिव लगता नहीं है। एक तो ये बात अगर नहीं पता हो तो नोट कर लें, कीप के बाद में रिफ्लेक्सिव नहीं लगता है। और साथ साथ में मैं कुछ और वर्ड्स बता दूं आपको। कीप के साथ साथ एक वर्ड होता है हाइड, इसके साथ भी ऐसा ही है। बर्न, इसके साथ भी ऐसा ही है। बेद, ठीक है। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स आप इसको ड्रेस, अनड्रेस, शेव, स्टार्ट, स्टॉप, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में हम रिफ्लेक्सिव लगाते ही नहीं हैं, याद रखिएगा। दीज वर्ब्स डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव आफ्टर देम, एक बात ये रखना है ना। कीप तो नहीं आएगा। फोर्स मतलब मजबूर करते हैं अपने आप को ये सोचने में, ये लॉजिकल नहीं है ऐसा बोलोगे तो। डेनिग्रेट का आलोचना करना होता है, क्रिटिसाइज करना होता है। डेनिग्रेट का मतलब है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। और डिलूड का मतलब है धोखा देना। तो वो अपने आप को वहम में रखते हैं या धोखा देते हैं ऐसा सोचकर कि वो संस्था उनके लिए बिना चलेगी नहीं, इंडिस्पेंसिबल टूल है। तो यहाँ पे डिलूड आपका आंसर होना चाहिए, 4 नंबर आंसर होना चाहिए। समझ में आ गई बात मेरी? तो 4 नंबर इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए पैराजंबल आ गया है। मैंने कहा था नरेशन, वॉइस, पैराजंबल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और पैराजंबल भी आप कैसे करेंगे? ऑप्शन से ही करेंगे। तो 32 जो क्वेश्चन है उसको देखिए, क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट, इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस, कि ऐसा अक्सर कहा जाता है कि बिजली जो है किसी एक स्थान पर 2 बार नहीं गिरती है, एक ही जगह पर 2 बार कभी नहीं गिरती है, ये कहा जाता है। सीधे ऑप्शन में आइए, क्यू से स्टार्ट है, एस से स्टार्ट है, एस से है, क्यू से है। इसका मतलब 2 बार तो स्टार्ट किससे है? क्यू से। और एस से भी किससे? 2 बार। इसका मतलब दोनों में से देखना पड़ेगा। क्यू है बट दिस इजंट ट्रू, बिल्कुल क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये बात सच नहीं है। एस में क्या है? एस में है रेंजर्स स्पेंड देयर समर्स। जो रेंजर्स होते हैं, जो मतलब मान लीजिए वन रक्षक होते हैं मान लो, या जो वहाँ पे प्रहरी होते हैं, वो अपनी गर्मियों को बिताते हैं फायर फाइटर्स के रूप में। ठीक है, आग लगती है वनों में तो वो उसमें आग बुझाने का काम करते हैं, फायर फाइटर के रूप में काम करते हैं। तो इससे बढ़िया तो ये है ना क्यों लगाएं, क्योंकि ये इस स्टेटमेंट को निगेट कर रहा है, इसको मना कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि भाई ऐसा अक्सर कहा जाता है कि बिजली जो है एक ही स्थान पर 2 बार नहीं गिरती, लेकिन ये बात जो है वो सच नहीं है, ये कह रहा है। इसका मतलब क्यू से स्टार्ट कर देंगे। क्यू से स्टार्ट कर देंगे तो ये 2 ऑप्शन काट दें। अब क्यू के बाद में क्या आएगा? पी दे रखा है एक में, यहाँ पी दे रखा है, तो कह रहा है कि जाओ और फॉरेस्ट रेंजर्स से पूछो। तो रेंजर्स को इंट्रोड्यूस यहाँ किया गया है, एस में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है ना। तो जाओ और ये बात पूछो फॉरेस्ट रेंजर्स से, पी, तो ये आ जाएगा पी। फिर एस है रेंजर्स अपने समर्स, अपनी गर्मियाँ बिताते हैं फायर फाइटर्स के रूप में। दे विल टेल यू, दे कौन? ये रेंजर्स बताएंगे आपको। ठीक है, क्या बताएंगे कि हर थंडर शावर जो है ब्रिंग्स सेवरल बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग, कि हर बार जो गर्जना के साथ क्या बोलते हैं बारिश की बूंदें गिरती हैं, बौछार आती हैं, बारिश होती है, तो वो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग का बोल्ट लेकर आती है उनके लुकआउट स्टेशन पर, जहाँ पर वो चौकसी करते हैं, जहाँ पर वो निगरानी बना के रखते हैं उन स्टेशन, बिजली गिर जाती है। इसलिए लाइटनिंग जो है वो 2 बार गिर जाती है एक ही जगह पर, ऐसे सिद्ध कर दिया इसको। आपका आंसर है वो 4 नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, costs were low that year, costs were low that year, उस साल कीमतें कम थी। ठीक है, अब देखो P, S, Q, R सब अलग अलग हैं। P में है देयर वॉज अ गुड पर्सन फॉर ईच जॉब, हर जॉब के लिए एक अच्छा आदमी था। मार्केट जो है वो फर्म था, एकदम मजबूत बना हुआ था। फर्म का मतलब यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग से। ठीक है जी। क्यों में क्या है? द आउटपुट वॉज ऑल्सो हाई। ये जो बात है ना ये इससे मैच होती हुई है। ठीक है, कॉस्ट लागत कीमत को बोलते हैं, और लागत हम लगाते हैं किस लिए? प्रोडक्शन के लिए, ताकि आउटपुट आए, रिजल्ट आए। तो एक तो उस साल
कॉस्ट जो थी, लागत कीमत थी, वो बहुत कम थी। दूसरी बात, आउटपुट था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। तो इसका मतलब 1 नंबर जो है उसके बाद में क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। ठीक है, तो इसको पढ़कर देखो फिर। अब पी में है कि भी हर जॉब के लिए एक अच्छा आदमी था, प्रॉपर व्यक्ति था और मार्केट भी मजबूत था, तो पी आ गया। एस में क्या है, और ये भी बहुत अच्छी बात रही कि कोई मार्केट फ्लक्चुएशंस जो है उसके कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। कोज हैवोक का मतलब कहर बरपाना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है। तो ये भी बात मतलब सही रहा कि भी कोई मार्केट फ्लक्चुएशंस जो है उसके कारण कोई कहर नहीं आया, तो ऐसा गया। और एक बात और दे रखी है आर में कि ना ही कोई नुकसान हुआ आग वगैरह से। ठीक है, कुल मिलाकर ये जो बेस्ट ईयर था हिस्ट्री में कंपनी का, तो ये आपका आंसर होगा। वैसे आप देखेंगे तो लगभग सारे ऑप्शन आपको ठीक लगेंगे, आपको लगेगा कोई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक हिंट पकड़ा है, कॉस्ट का यहाँ पे लेना देना प्रोडक्शन से है, इसलिए आपका आंसर जो है ये मैंने लिया 3 नंबर। ठीक है, इसका आंसर 3 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में क्या कह रहा है? 34 में कह रहा है वी शुड ट्राई टू यूज द कार एज लिटिल एज पॉसिबल। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कार को जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करें। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? तो ये आपके ऑप्शंस हैं आर, एस, क्यू और पी। इसका मतलब एक ऑप्शन, मतलब एक जो है लेटर वो एक बार ही आया है, तो हमें पूरे देखना पड़ेगा। यहाँ कह रहा है पी में द एक्सरसाइज विल श्योरली बी गुड फॉर अस, हमारे लिए एक्सरसाइज अच्छी होगी। अगला कह रहा है इट इज गुड फॉर द मसल्स। ये कार वाली बात कहाँ है वो बतानी है आपको। वी शुड गो टू द शॉप्स ऑन फुट एंड गेट वॉट वी वॉन्ट, हमें शॉप्स को पैदल जाना चाहिए और हमें जो चाहते हैं वो लेकर आना चाहिए। यहाँ तक कि कई बार हम साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बात का संबंध किससे है? इससे, आर से, है ना, कि भाई हमें कार का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए। फिर हमें जाना चाहिए दुकान पर पैदल ही, और जो भी चीज़ लानी है वो लेकर आएँ। आर वाला ऑप्शन कौन सा है, इस पर फोकस हो जाएं, पूरा पढ़कर देखें। जब भी आप एग्जाम में करें इसको अप्रोच ऐसे ही करनी है। पहले तो आप आ जाइए उस ऑप्शन पर जो आपको लग रहा है कि हाँ इससे हो सकता है, फिर उस पूरा पढ़कर देखो ताकि गलती की संभावना ना रहे। एस क्या है? एस है वी शुड इवन समटाइम साइकिल टू वर्क, हमें कई बार तो साइकिल का इस्तेमाल भी करना चाहिए कामकाज करने के लिए। क्यों है, क्या कारण है? क्योंकि साइकिलिंग जो होती है वो मसल्स के लिए अच्छी होती है, मांसपेशियों के लिए अच्छी होती है, और एक्सरसाइज जो है वो श्योरली बी गुड फॉर अस, हमारे लिए अच्छी होगी। एक और सजेशन ये है कि वी शुड हैव एटलीस्ट इन बिग सिटीज़ 1 डे विदाउट कार्स, कि एक सजेशन ये भी है कि बड़े शहरों में कम से कम एक दिन तो बिना कार के गुजारें। तो आपका आंसर जो है ये हो जाएगा RSQP। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है भैया, वाक्यों में सुधार करना। कैसे सुधार करेंगे देखिए। पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें इसको रिप्लेस करना है एनफ काइंड को। इसके बारे में बता दूं मैं आपको कि एडजेक्टिव जो होता है ना उसके बाद एनफ आता है, और नाउन अगर होता है तो उसके, नाउन जो होता है उसके पहले एनफ आता है। तो नाउन से तो पहले आएगा एनफ और एडजेक्टिव के बाद में आएगा। और काइंड जो है वो एक एडजेक्टिव है। काइंड क्या है? एक एडजेक्टिव है, कि काइंड की डिग्री बनती है। जिस शब्द की डिग्री ट्रांसफॉर्म हो सके, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव बना सको, वो निश्चित रूप से एक एडजेक्टिव है। तो रीना जो है वो पर्याप्त रूप से दयालु थी, मतलब इतनी दयालु तो थी, टू हेल्प मी, कि मेरी सहायता करे, विद मनी, पैसों को लेकर, और प्रॉपर गाइडेंस, और प्रॉपर गाइडेंस दे, उपयुक्त मार्गदर्शन करें। तो यहाँ पे काइंड एनफ होगा। काइंड एनफ आपका इसमें दे रखा है। यहाँ काइंडली एनफ है, ये कट जाएगा। काइंडली यहाँ है, ये कट जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं क्योंकि ये पोजीशन गलत थी इसकी। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इसको रिप्लेस करना है ड्राइविंग फास्टेस्ट। द कार फ्लू ऑफ द रोड, गाड़ी जो है वो रोड पर जाते हुए ऐसे फ्लाई हो गई, मतलब बहुत तेज जा रही होगी तो गाड़ी का संपर्क हट गया रोड से। एंड फेल इनटू द वैली, और घाटी में जा गिरी। कारण क्या था? अमित जो था फास्टेस्ट ड्राइव कर रहा था। भाई ये कहाँ दे रखा है कि रेस में था और लोगों से तेज़ दौड़ रहा था, ऐसा तो है ही नहीं इसके अंदर। तो ये तो ऑप्शन गलत है। इसका मतलब ये ऑप्शन गया आपका, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। ठीक है, अब ड्राइविंग फास्टली, फास्टली नामक कोई शब्द नहीं होता, याद रखिए। फास्ट ही एडजेक्टिव होता है और इसका एडवर्ब फॉर्म है वो भी फास्ट ही होता है। तो फास्ट ही एडजेक्टिव है, फास्ट ही एडवर्ब है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। ड्राइविंग फास्ट, ड्रो फास्ट।
अब वो ड्राइव फास्ट कर रहा था, वॉज के साथ ड्रॉव तो आएगा ही नहीं, है ना, इतना ही अंडरलाइन पार्ट है, तो वॉज के साथ तो सेकंड फॉर्म आएगी नहीं, ड्रॉव सेकंड फॉर्म होती है, फिर ड्राइव होती है फर्स्ट फॉर्म, ड्रॉव होती है सेकंड फॉर्म और ड्रीवन होती है थर्ड फॉर्म, तो वॉज के साथ तो सेकंड फॉर्म आएगी नहीं, तो ये कट गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ड्राइविंग फास्ट, तो आपका आंसर हो गया 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, इट इज डिफिकल्ट टू जज विच इज द ओल्डर ऑफ द 2 ब्रदर्स। तो देखो यहाँ पे 2 ब्रदर्स दे रखा है, ब्रदर्स दे रखा है, इसका मतलब ये अब ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि ओल्डर नहीं आता है, एल्डर आता है, ठीक है ना। तो ओल्डर वाले ऑप्शन काट दो, ये ओल्ड है, ये ओल्डर है ना, और यहाँ पे ये ओल्डर है, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है ये एल्डर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। एल्डर का प्रयोग ब्लड रिलेशन के लिए करते हैं, नज़दीकी रिश्ते के लिए करते हैं, रिश्ता नज़दीकी नहीं है तो ओल्डर लगता है। का आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर स्किल। किसको करना है, ये वाला अंडरलाइन पार्ट मानिए, ठीक है। आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए कि अवेल एक ऐसा वर्ब है, अवेल का मतलब होता है टेक बेनिफिट, लाभ उठाने को बोलते हैं अवेल। एक तो ये ध्यान रखना है आपको, लाभ उठाने को क्या बोलते हैं, अवेल बोलते हैं। इसके लिए याद रखना है कि अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो यू है, यू का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, योरसेल्फ। एक बात, योरसेल्फ होगा तो आवरसेल्व्स नहीं आएगा, ठीक है। अवेल अकेला आएगा नहीं, अवेल के साथ तो हमेशा ही रिफ्लेक्सिव लगाना होता है, ये आपको याद रखना है। बेयर इन माइंड वन फैक्ट that whenever we use avail we have to use reflexive pronoun after it, and furthermore o is used, एक o ये preposition भी यूज होता है, तो ये बात कहाँ पे दे रखी है, 1 नंबर में, avail yourself of, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, a few word of gratitude are enough to express your feelings sincerely। क्या कह रहा है, few word, ये जो है ना o यहाँ तक, इसको मान लेता हूँ मैं कि ये a few word o, यहाँ तक का पार्ट अंडरलाइन पार्ट है। ग्रेटिट्यूड जो होता है वो कृतज्ञता होती है, एहसान मानने का प्रोसेस होता है, आभार मानने की प्रक्रिया होती है। तो कुछ शब्द जो हैं ग्रेटिट्यूड के, कि आप किसी का एहसान मानते हैं, उसके कुछ शब्द जो हैं वो पर्याप्त होते हैं कि अपनी फीलिंग्स को सिंसियरली एक्सप्रेस कर सकें। फ्यू के साथ में नाउन है वो प्लूरल आती है ना, काउंटेबल नाउन से पहले आता है फ्यू और प्लूरल के लिए आता है, तो ये वर्ड दे रखा है, ये तो वर्ड्स होगा, तो ये कट गया, वर्ड दे रखा है यहाँ पे भी, ये कट गया, यहाँ भी वर्ड है, और ये कट गया इसलिए क्योंकि यहाँ पे वर्ड ऑप्शन में, एक क्वेश्चन में दे रखा था, तब का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, अ फ्यू वर्ड्स ऑफ, ठीक है। 40 है, सनराइज इज ए ग्रेट फिनोमिना। अब आपको ध्यान रखना क्या है कि एक वर्ड जो होता है फिनोमिना, ये तो होता है प्लूरल, और एक वर्ड होता है फिनोमिनन, ये होता है सिंगुलर, ठीक है। इसका मतलब प्राकृतिक घटना जो होती है उसको हम बोलते हैं, प्राकृतिक या स्वाभाविक जो घटना है उसको हम बोलते हैं फिनोमिनन या फिनोमिना। सिंगुलर को फिनोमिनन, प्लूरल को फिनोमिना। यहाँ पे कह रहा है कि सनराइज इज अ ग्रेट, इज अ ग्रेट, ए लगा रखा है, इसका मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ये फिनोमिना नहीं आएगा, ये तो प्लूरल के लिए आता है। आपको यहाँ चाहिए सिंगुलर, तो नो इम्प्रूवमेंट कट गया क्योंकि ये वाला गलत है। फिनोमिनन्स कुछ होता नहीं है, फिनोमिनाज नहीं होता है, इसलिए फिनोमिनन, ये आपका आंसर आएगा 1 नंबर, ठीक है भाई। फिर प्रेपोजिशन करने हैं, 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी हम करेंगे सिनोनिम्स, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इसलिए मैंने यहाँ पे लिए हैं क्योंकि प्रेपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर से अच्छे से तैयार करने हैं। प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, फिक्स प्रेपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, सेंटेंस के आधार पर क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो प्रेपोजिशन देखिए आप क्या है। पहला क्वेश्चन 41, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू। एक बात तो ये ध्यान रखिए, इन्वाइट में टू लगता है, यहाँ पे मैंने पूछा नहीं है खैर, लेकिन इन्वाइट के साथ में इन्वाइट कहाँ किया गया है उसके लिए टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मुझे इन्वाइट किया गया एक वेडिंग में, एक शादी समारोह में। कब की बात है, 15 अगस्त की। जब भी आप डे या डेट की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डे और डेट, तो उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का,
डे और डेट की बात करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। तो यहाँ पे आप आंसर करिए 2 नंबर ऑन 15 अगस्त। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। 42nd है वी ट्रेवल्ड ओवरनाइट, ओवर मतलब पूरी रात, पूरे रात के दौरान। ओवर यहाँ पे दौरान ड्यूरिंग के अर्थ में आ रहा है, ओवर का मतलब ड्यूरिंग होता है। तो ये साथ साथ में कुछ काम की बातें बता रहा हूँ, ये ध्यान रखें, कहीं पर और प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। ओवर का मतलब ड्यूरिंग से है। तो हमने पूरी रात यात्रा करी लंदन के लिए एंड अराइव्ड, और हम पहुँचे कितनी बजे, 5 बजे। जब आप फिक्स टाइम की बात कर रहे हो इतनी बजे और पर्टिकुलरली उसी मोमेंट की बात कर रहे हो, अगर मैं यूँ कहूँ 5 बजे से लेकर अब तक तो मैं सिंस लगाऊंगा, लेकिन मैं उसी मोमेंट की बात कर रहा हूँ। जब उसी क्षण की बात करें तो किसका प्रयोग करते हैं, एट का, एट 5 o'clock। तो हमने ट्रैवल किया पूरी रात, लंदन की यात्रा करी, पहुँचे 5 बजे। कब की बात है, मॉर्निंग की, इन द मॉर्निंग। तो आप मॉर्निंग इवनिंग इनसे पहले इन लगाते हैं। अगर मॉर्निंग इवनिंग से लेकर अब तक की बात करते हैं तो हम सिंस लगाते हैं। कल पर्टिकुलरली किसी खास मॉर्निंग किसी खास इवनिंग की बात करें तो इन लगाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 43 है आई लॉस्ट माई पासपोर्ट, मैंने अपना पासपोर्ट खो दिया। कब, जब मैं भारत की यात्रा पर जा रहा था, रास्ते में जब भारत जा रहा था। तो एक फ्रेज होती है ऑन द वे, ये एक फ्रेज है। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। कोई आपसे पूछे कि वेयर आर यू और आप रास्ते में हैं तो आप कहेंगे ऑन द वे, आप इन द वे नहीं कहिएगा। ये जरूर आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये कन्फ्यूजन में गलत करके आ जाओगे एग्जाम में। ऑन द वे होता है, इन द वे नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये वाला, एट और इन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 द पुअर हैव टू वर्क डैश मॉर्निंग टू इवनिंग। द पुअर गरीब लोग हैं। जब आप द लगा देते हो एडजेक्टिव से पहले, जब आप द का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करते हो, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव से पहले द लगाने का मतलब है हम प्लूरल नाउन की बात करते हैं। ठीक है, तो द पुअर का मतलब गरीब लोगों से है। गरीब लोगों को काम करना पड़ता है। जब आप हैज़ टू हैव टू लगाते हो, इसका मतलब वो चीज़ आपको अंडर कंपल्सन करनी ही पड़ती है, मजबूरी है आपकी। तो गरीब लोगों को काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है सुबह से लेकर शाम तक। तो सुबह से, फ्रॉम, सुबह हो गई, ये हो गया शुरुआती बिंदु, और ये हो गया अंतिम बिंदु, सुबह से शाम। तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एंटर, बड़ा मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। एंटर, एंटर करना, याद रखिए एंटर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। एंटर के साथ में ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब इसका ऑब्जेक्ट लगता है, तो आगे प्रेपोजिशन जनरली हम नहीं जोड़ते हैं। लेकिन एंटर इनटू जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल होना, किसी डील में शामिल होना, किसी अग्रीमेंट को साइन करना, ये सब इसका मतलब है। तो एंटर के साथ लगेगा इनटू। तो बहुत मुश्किल है पार्टनरशिप में एंटर करना विद ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति के साथ कि जिसको आप यू डू नॉट नो वेरी वेल, जिसे आप अच्छे से नहीं जानते। तो यहाँ पे एंटर के साथ इनटू लगेगा। किसी के साथ एंटर होना का मतलब ये है उसमें शामिल होना, इन्वॉल्व होना। इस अर्थ में एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है, वहाँ इनटू आ सकता है। लेकिन प्रवेश करने के अर्थ से हम कहूँ ही एंटर्ड इनटू हिज केबिन, ही एंटर्ड इनटू लाइब्रेरी, ऐसे केस में इनटू का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ये कॉमन एरर मैंने यहाँ पे गलत इंस्ट्रक्शन डाल दिया, आपको बताने हैं। सिनोनिम्स हैं, फिर से कुछ वर्ड्स हैं, कॉमन एरर नहीं है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन गलत है, इसको कॉमन एरर नहीं करके सिनोनिम्स करना है। सिनोनिम्स। कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है? कॉर्पुलेंट का मतलब होता है जो मोटा हो, हष्टपुष्ट हो, भारी भरकम हो। तो अब देखिए 3 शब्द हैं, लीन, गॉन्ट और इमेशिएटेड। ये जीर्ण, शीर्ण, कमज़ोर, थिन, दुबला, पतला, इसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे तो इसके हो गए एंटोनिम्स। तो ये बात भी नोट कर लेना। लीन, थिन, गॉन्ट, इमेशिएटेड, बहुत ही दुबला पतला हो, एकदम जैसे स्केलेटन टाइप हो, कंकाल दिखे, उसको हम बोलते हैं क्या? ये सब। कॉर्पुलेंट का सिनोनिम होगा ओबेस। ओबेस का मतलब मोटा, फैट। ठीक है, अगला है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त को हम बोलते हैं क्या? शॉर्ट। लिटिल थोड़ा होता है, मात्रा को बताने के लिए आता है। स्मॉल छोटा होता है, साइज बताने के लिए आता है। लिमिटेड सीमित को बोलते हैं, कन्फाइंड को बोलते हैं। कहीं तक आपने अगर बाउंड्री खींच दी है कि उससे बाहर नहीं, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटेड। लेकिन ब्रीफ का मतलब शॉर्ट होता है, संक्षिप्त होता है। एम्बेजल जो शब्द है, इसका मतलब होता है कह सकते हो एम्बेजल का मतलब
गबन करना, जैसे आपके हाथ में कोई अकाउंट्स वगैरह हैं, आपने रुपए पैसे का हिसाब किताब इधर से उधर कर दिया, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर दिया, पैसा खा गए, उसको गबन करना बोलते हैं। तो इसके लिए आपका जो आंसर है वो मिस एप्रोप्रिएट होना चाहिए। बैलेंस संतुलन करना, रेम्यूनरेट का मतलब होता है पे करना, भुगतान करना, जो पैसा मतलब पारिश्रमिक देना, जो आपने काम किया है उसका पारिश्रमिक दोगे उसको बोलते हैं रेम्यूनरेट। क्लियर का स्पष्ट, तो एम्बेजल का आंसर आ जाएगा मिस एप्रोप्रिएट। वेंट शब्द है, इससे वेंटिलेशन बनता है, रोशनदान बनता है। वेंट क्या काम करता है? वेंट का मतलब है कि जो चीज़ मतलब कह सकते हो एक्सप्रेस करना भी हो सकता है वेंट का, अगर ऑप्शन में हो तो एक्सप्रेस भी हो सकता है। अपनी फीलिंग्स को वेंट करते हैं, मतलब व्यक्त करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने के लिए ओपनिंग यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, और तो ऑप्शन है नहीं। पास्ट फॉर्म ऑफ गो नहीं है, वो वेंट ये होता है WENT। एंड अंत करना, स्टोज जो होता है ये वो फूड होता है, हैवी फूड होता है, मतलब ऐसा फूड जिसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जैसे पोटैटो है, आलू है ना, एकदम डल कर दे जो आपको, उसको बोलते हैं। या किसी डल वर्क को भी बोल सकते हैं, जो रुचिकर नहीं हो, अनइंटरेस्टिंग थिंग हो, उसको भी आप क्या कह सकते हैं? वेंट कह सकते हैं। ऑगस्ट, ऑगस्ट का मतलब भव्य होता है, शानदार होता है, अद्भुत होता है। तो ऑगस्ट का क्या कर दोगे आप यहाँ पे? डिग्निफाइड। ये प्रतिष्ठित के लिए यूज़ किया गया है, पॉजिटिव टोन का वर्ड है। रिडिकुलस उपहासात्मक होता है, मोक करने योग्य होता है ना, स्कॉफ करने योग्य होता है। और पैटी शब्द है, ये अनइम्पोर्टेंट होता है, जो महत्वहीन हो, जो इनसिग्निफिकेंट हो, जो महत्वहीन हो, इनसिग्निफिकेंट हो, उसे क्या कहेंगे? पैटी। जो तुच्छ हो, महत्वहीन हो, छोटा हो, ऑगस्ट का डिग्निफाइड होगा। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में, ये आपका प्रैक्टिस बैच का पहला सेशन था। 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आपको एक आदत बनानी है कि जब भी आप सेशन देखें तो उससे पहले आप पिछले जो सेशन है उसकी PDF खुद से सॉल्व करें क्वेश्चंस, उसके बाद में वीडियो सेशन देखें, अपने आंसर्स को मैच करें। ज़्यादा बेहतर ये अप्रोच है, उससे आपको पता लगेगा कहाँ गलती आप कर रहे हैं और कैसे आपको पेपर को अप्रोच करना चाहिए था। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।